मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो लेट्स टॉक विद जर्नलिस्ट परवीन। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है, ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्हें ढूंढना भी आसान नहीं था, और उनकी जो अचीवमेंट्स है शायद मुझे याद नहीं कर पाता, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। वैभव जैन जी हमारे साथ हैं, जो कॉर्पोरेट लीगल एंड टैक्सेशन एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड इनकी एक फर्म है। सारिका जैन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। ASR लीगल एडवोकेट्स लीगल फर्म, महावीर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हाउस, हेरिटेज इंडिया इंश्योरेंस एडवाइज़र, RVS स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, एसुको फैकल्टी मैनेजमेंट, आदिनाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सबकी एक राह फाउंडेशन, रतन फाउंडेशन। न जाने क्या क्या अचीवमेंट ये अपने प्रोफाइल के अंदर जोड़े हुए हैं, और अभी तो ज़िंदगी का सफ़र जारी है। और उसी सफ़र में आज एक और अचीवमेंट मैं कह सकता हूँ जुड़ चुकी है कि आज हम एक साथ बैठे हैं लेट्स टॉक विद जर्नलिस्ट परवीन। तो इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत वायरल सच के सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आप उस भूमि के रहने वाले हैं जहाँ की गेहूँ बहुत पसंद की जाती है, जहाँ की गेहूं को एक ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, ये MP की गेहूं है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप गुरुग्राम में आप कब सेटल हुए, कैसे हुए, कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा, और उसके बाद आप MP वासियों को क्या कहना चाहेंगे गुरुद्रोण की धरा के बारे में? MP के सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। MP में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, भिंड डिस्ट्रिक्ट जी। उस पर्टिकुलर भिंड डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। वहीं से मेरी ग्रेजुएशन हुई है जी। मैंने साइंस से BSc मैथमेटिक्स किया हुआ है। एक छोटा सा इंसिडेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जी। मैं और मेरे फादर एक बार बैंक में गए। उस बैंक में जो मैनेजर था, वो मैनेजर इधर उधर घूम रहा था जी। किस वजह से? कि उसका ऑडिट वगैरह चल रहा था। तो फादर को ये लगा कि ये ऑडिटर कौन होता है। तो उस ऑडिटर की वजह से जी मेरे फादर ने मुझसे ये कहा, बैंक वाला बहुत परेशान हो रहा है, ये ऑडिटर कौन आया हुआ है, आगे आपको यही कोर्स करना है। ठीक। तब मुझे कुछ पता नहीं था उस कोर्स के बारे में, उस CA के बारे में। तो सडनली फिर ये दिमाग में आया, मैं ग्रेजुएशन साइड से था, फिर CA में एडमिशन लेना था। तो मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि भाई ये CA वगैरह कैसे क्या करते हैं। तो सडनली मेरी लाइन वहाँ से चेंज होके CA की लाइन में आ गई। तो वहाँ से मेरी स्टडी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर भिंड से निकल के हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली में सभी जगह घूमे, CA का एडमिशन लिया जी। लेकिन सच कहूँ तो दिल्ली मुझे रास नहीं आया जी। मैं 6 महीने दिल्ली रहने के बाद वापस अपने गांव चला गया, और उसके बाद फिर 1 साल तक मैं अपने वहीं भिंड में रहा जी। दोबारा से तैयारी की, अपने आप को रिफ़्रेश किया जी। लेकिन जब मैं दिल्ली से वापस गया था तो एक बार दिल्ली से ज़रूर कह के आया था कि मैं इस दिल्ली शहर में एक बार ज़रूर आऊँ, मैं लौट के आऊँगा। तो फिर मैं दोबारा से दिल्ली में अपनी तैयारी करके वहाँ से फिर दोबारा से दिल्ली आया, CA की तैयारी की, और मैं 2000 से लेके दिल्ली और NCR में रह रहा हूँ। पिछले 10 साल से 12 साल मैंने कॉर्पोरेट में काफ़ी जगह जॉब किया हुआ है, काफ़ी अच्छे ग्रुप में, फाइजर ग्रुप, जिंदल ग्रुप और होंडा ग्रुप में। उसके बाद डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जॉब की अपनी लिमिटेशन होती हैं जी। वैभव जी, मैं आपसे और सभी व्यूवर्स से कहना चाहूँगा कि ये वैभव जैन थे जो कि एक बार दोबारा MP जाके पूरे अस्त्र शस्त्र लेके तैयार होके वापस आए दिल्ली NCR में, देश की राजधानी में। और सभी व्यूवर्स जो पेरेंट्स अभी इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी अपने बच्चों को कामयाब करना चाहते हैं तो एक नुक्ता उन्हें ज़रूर बताइए कि कोई ऐसी जॉब ढूंढनी है जिससे सभी परेशान होते हो। जो कि मैं कहूँगा वैभव जैन जी के फादर साहब ने बोले कि एक आदमी ऐसा है जिससे बैंक वाले परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे ही जॉब ढूंढनी है, आपको वही बनना है। तो इसके साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि हर आदमी का एक ना टारगेट होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो एक सेटिस्फाई होता है, एक अचीवमेंट होती है कि ठीक है मैंने अपनी क्वालिफिकेशन की, उसके बाद मैं अपने फैमिली का पालन पोषण कर रहा हूँ, एक अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, और हर किसी के अपने अपने टारगेट्स हैं। लेकिन आपने एक टारगेट के अंदर ना रह के उसके बाद इतनी प्रोफाइल्स उसके अंदर ऐड ऑन की, उसका क्या कारण है? सर, सबसे पहले तो क्या है कि जो मेरा बचपन बीता है, कभी भी कोई एम नहीं था, कुछ नहीं था, बस अपनी मौज में मस्ती में जिए जा रहे थे जी। एक समय आता है कि उस समय बाद ये लगता है परिवार की जिम्मेदारी, पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी आपके साथ रहती हैं। तो उसी दिशा में फिर फैमिली को क्या पसंद है, कई बार
फैमिली का प्रेशर भी रहता है, नहीं आपको ये करना है, ये करना है। तो उसी प्रेशर के तहत मेरे पिताजी ने कहा नहीं आपको सीए करनी है। कोई बात नहीं, मैंने कहा सीए में चले जाते हैं। कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका लक्ष्य होना चाहिए, चाहे आपका खुद का लक्ष्य हो या किसी अपने पेरेंटल का कोई लक्ष्य हो, उसको आप अचीव कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य आपके जीवन में हमेशा होना चाहिए। सर अभी अपने बच्चों को क्या लक्ष्य दे रखा आपने? सर मेरे बच्चों की, जहाँ तक मेरा बच्चा अभी छोटा है, लेकिन हर पेरेंट की इच्छा होती है कि बच्चा आगे जाके ये करे वो करे, लेकिन साथ में उनकी अपनी भी ख्वाहिशें होती हैं, तो उनको भी मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए या उनका खुद का पर्सनल लक्ष्य हो, नहीं तो वो मेरे लक्ष्य के अकॉर्डिंग आगे बढ़े। सर आपने अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो बड़ी एक जेन्युइन सी बात है कि आपने बहुत स्टडी की होगी, लेकिन किताबी कीड़ा बनने के साथ साथ कुछ लाइफ के ऐसे पार्ट्स आपके रोल कि जब पढ़ाई से आप थक चुके, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ हम कहीं ना कहीं एंजॉय करने निकले, या दिल्ली की गलियों में हम बात करें या फिर एमपी के भिंड की अगर हम बात करें, कोई ऐसा लम्हा जो आपको आज भी याद आता हो, शायद लौट आए वो लम्हे? मैं बचपन में जब अपने, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मुझे कभी भी मार से बहुत डर लगता था, तो मैं घर से करीब 4 बार भाग चुका हूं। और एक बार तो ऐसा इंसिडेंस हुआ था, मैं बस में बैठा, बस वो पता नहीं मुझे कहाँ की थी, बस में बैठने के बाद वो बस चल दी और मेरे भिंड से लेके वो आगरा तक पहुँच गई। जब आगरा में मैं उतरा तब मुझे पता लगा कि मैं आगरा शहर में पहुँच चुका हूँ। इधर घर परिवार वाले ढूंढते ढूंढते परेशान थे, उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेन कर दी, पुलिस वाले भी आ गए, वो भी ढूंढने लगे। अब आगरा में कहीं जाके मेरे दादाजी हैं, उनके कोई जानकार हैं, उनको मैं दिख गया, उन्होंने घर पे फ़ोन किया। उसके बाद 8 घंटे बाद मैं घर जाके पहुंचा हूं और ये इंसिडेंस मुझे बहुत याद आता है। उसके बाद से टचवुड घर वालों ने मुझे बड़ा उससे रखा और उसके बाद मेरी पिटाई होना बंद हो गई। वैभव जी की किस्मत थी कि इनके दादाजी के कोई नॉन आगरा में थे, लेकिन आप सभी के नॉन आगरा में नहीं होंगे। तो आपसे ये गुजारिश है कि पिटाई से मत डरें, और पेरेंट्स से कहेंगे कि पिटाई का डर बच्चों के अंदर ना आने दें, लेकिन फिर भी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन आपको घर से भाग के आगरा या कहीं और नहीं जाना है, अपने लाइफ के ऊपर कंसंट्रेशन रखनी है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, लाइफ का एक ऐसा लड्डू होता है, मोतीचूर का लड्डू जिसे कहा जाता है, कि जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, ऐसे एक सपने होते हैं। तो आपकी भी शादी हुई, शादी के बाद आपको क्या लगता है कि पहले का पार्ट अच्छा था या अभी का पार्ट अच्छा? गोलमोल नहीं करना, डायरेक्ट जवाब देना, पहले का पार्ट अच्छा था, अब का पार्ट अच्छा? नहीं देखो, लड्डू तो दोनों ही खाना पड़ते हैं, इधर का भी उधर का भी। मैं तो यही कहूँगा कि मेरी एक्चुअली क्या है, ग्वालियर से ही बिलोंग करती हैं मेरी वाइफ। वो भी सीए करने के लिए दिल्ली आई थी। दिल्ली आने के बाद इंसिडेंस ये था कि उनको बार बार रूम चेंज करना पड़ता था, तो मैं उनके रूम चेंज करा था। तो उनका जब भी उनका कॉल आता था मुझे यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना है तब उनको मेरी याद आती थी। तो एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से तीसरे रूम हम उनको शिफ्ट कराते थे। स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। फिर हम लोगों की 2008 में शादी हो गई। उसके बाद हम दोनों ने साथ में मिलकर लॉ किया। लॉ करने के बाद सीए प्रोफेशन में आज वो हैं और इधर लॉ प्रोफेशन को मैं देख रहा हूँ। और ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि रूम चेंज करवाते करवाते अपने ही घर में बसा लिया, और बहुत ही अच्छी बात है कहीं ना कहीं कि एक अंजाम तक पहुंची वो कहानी। करेक्ट। लेकिन उसके आगे आगे अगर अभी हम बढ़ते हैं, लाइफ में खटपट भी चलती होगी ओबियसली। तो आपको कभी लगता है कि वो रूम चेंज करवाते हुए जो इतनी स्ट्रगल होती थी तब ये खटपट नहीं हुई, अभी एक घर में तब भी खटपट होती है? नहीं, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। ठीक है, कई बार टकरार होती है, विरोधाभास होता है। ये विरोधाभास तो आपके घर में भाई भाई में भी होता है, माता पिता में भी होता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और उसको भी हमें एंजॉय करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। बिल्कुल, घर की तकरार को आपको एंजॉय करना चाहिए, ऐसा वैभव जैन जी का कहना है। लेकिन आप लाइफ में बहुत सारे आपने रोल प्ले किए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, फैकल्टी मैनेजर भी है, उसके बाद आप कहीं ना कहीं समाज सेवा के अंदर फाउंडेशन है आपकी, लेकिन उससे हटके आपने एक कदम राजनीति में रखा। वो विचार कहाँ से आया? राजनीति का अगर देखा जाए, एक अगर बड़े लेवल पे सोचा जाए तो अभी समाज में बहुत सारी कमियां हैं। आप उन कमियों को कैसे दूर करेंगे? कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर इन कमियों को दूर किया जा सके। चाहे आपकी कमियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों, संभाग लेवल पे हों, एक राज्य लेवल पे हों या देश लेवल पे हों।
तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक तरीका एक ऐसा है कि जब तक आप राजनीति में नहीं जाएंगे, जी जी, उस दलदल में नहीं घुसेंगे, जी जी, तब तक आप समाज में सुधार नहीं। आप समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन एक सुधारात्मक अगर कार्रवाई करनी है तो आपको सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। आपका कहना है कि राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सुधार के लिए आप पॉलिटिक्स में आए, आपकी प्रोफाइल के अंदर एक नया कदम, एक नया पार्ट लाइफ का एक एड ऑन हुआ। जन सेवक क्रांति पार्टी में आपने शुरुआत की, और जन सेवक क्रांति पार्टी में जुड़ने के बाद आपके पास क्या दायित्व आया और आप उसे कैसे निभा पा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, या फिर एक और स्ट्रगलिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया है, या फिर एक स्ट्रेस हो गया, यार मुझे समाज के लिए कुछ करना है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता हो कि ये काम तो मैं फाउंडेशन में भी कर रहा था? एक राजनीति का बहुत बड़ा और लंबा विजन होता है, ये कोई शॉर्ट विजन नहीं है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जन सेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अंकित अलग जी, उनके द्वारा मुझे हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व दिया गया है जी। और कोशिश यही रहती है कि जो सत्ता पक्ष की जितनी भी कमियां हैं उनको हम किस तरीके से समाज के सामने, जनता के सामने लेके आएँ, क्या क्या कमियां हैं, किस किस प्लेटफॉर्म में वो सक्सेस नहीं हुए हैं, जो भी पॉलिसी मैटर बनाए हुए हैं वो पॉलिसी इस जनता के लिए फेवरेबल हैं नहीं हैं जी, उनके बारे में सारी स्टडी करने के बाद वो पॉइंट जनता के सामने रखे जाते हैं। सर, अक्सर सुना जाता है कि जन सेवक क्रांति पार्टी का ये कहना होता है कि पढ़े लिखों की पार्टी है, और जैसा कि हम देख भी रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन अगर आपको कभी ज़िंदगी में मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो क्या आप उसमें हाथ आजमाना चाहेंगे? जन सेवक क्रांति पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, और जब हम इस एरिया में उतरे हैं तो जब भी मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, चुनाव भी लड़ा जाएगा जी, और आगे हम बढ़ेंगे इस क्षेत्र में। सर, जब पॉलिटिक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कुछ आपसे पॉलिटिक्स के सवाल मैं यहाँ पे दागना चाहूँगा, दागना ही कहूँगा, क्योंकि जब बात करते हैं कि धारा 370 हट गई है, बात करते हैं कि पुलवामा में अटैक हुआ था, उससे पहले कहा जाता था कि एक सिर के बदले हम 10 सिर लाएंगे, उसके बाद राम मंदिर की बात करते हैं, नोटबंदी 1000 का नोट बंद होने की बात करते हैं, 2000 का शुरू होने की बात करते हैं, 2000 का बंद होने की बात करते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि देश किस ओर जा रहा है? ये मुद्दे हैं, ठीक है, इन पे सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक सामान्य जन के लिए आवश्यक हैं जी। आप कभी भी बेरोजगारी के ऊपर बात करें जी, उसके ऊपर कहीं कोई बात नहीं की जाती, क्योंकि आपका घर परिवार कैसे चलेगा? आज मेडिकल इमरजेंसी, इतनी सारी आपके खर्चे हैं, जनमानस के खर्चे हैं, लेकिन मिनिमम वेजेज कितना है, कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार प्रोवाइड कर रही है, इन चीज़ों पे भी ठीक है। आपने एक तरफ आप अपनी उपलब्धि साबित करते हो, राम मंदिर आपने बनवा दिया, 370 हटा दिए, लेकिन दूसरी तरफ भी हमारी 140 करोड़ आबादी में जितना पोर्शन है आपका गांव में रहता है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उनको कहाँ तक आपने रोज़गार प्रोवाइड किया हुआ है? उनकी स्वास्थ्य सुविधाएँ, उनकी सड़क वगैरह रोड तक आपको जितने भी गांव से लेके शहर तक की जो रोडें बननी है वहाँ कहाँ तक विकास हुआ है, उस पर भी तो इनका ध्यान होना चाहिए जी। तो वैभव जैन जी, आपने इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, अपने लाइफ के कुछ पल शेयर किए, शायद आपको भी आज दोबारा से वो सीन आगे होंगे कि पिटाई के डर से घर से भागना पड़ा था, रूम चेंज करवाते करवाते शादी हो गई है जी, आपकी जो लव लाइफ थी वो कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंची। तो आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहेंगे आज के यूथ को, और क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को? मैं इस मामले में विकास बंसल साहब की 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगा कि विकास बंसल साहब की 2 लाइनें, जब भी मैं हताश होता हूँ तो उन लाइनों को ज़रूर गुनगुनाता हूँ कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक़ नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, अरे तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बिल्कुल सही बात है, हालातों की भट्टी में तप चुके हैं वैभव जैन जी, और अभी ने कोई रोकने वाला नहीं है। और इसी में एक बात मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा सर, फेसबुक के माध्यम से हम देखते हैं कि आप कहीं ना कहीं आपकी कुछ वीडियोज़ है फेसबुक के ऊपर कि आप गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, तो सिंगिंग का शौक़ कैसा शौक़ है, कहाँ से हुआ, और 2 लाइनें अगर हमारे व्यूवर्स के लिए हो जाए। हर इंसान की कोई ना कोई खूबी होती है, हॉबी होती है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ उस हॉबी को हमेशा ज़िंदा रखे रहना चाहिए जी। ठीक है, आपके काम करना है, ये है, आप बिजी है, शेड्यूल है, लेकिन जीवन वही जिया जाता है जो आपकी हॉबी में इन्वॉल्व होता है, जो समय आपने अपनी हॉबी को दिया होता है। आज मैं सिंगिंग, मुझे बचपन से ही शौक़ था,
कहीं सीखा नहीं है, लेकिन हाँ सिंगिंग मेरी, मैं जब भी बैठता हूँ अपने खाली समय में तो मैं सिंगिंग को ज़रूर गुनगुनाता हूँ। और कोई अगर गाना अगर आप कहें तो मैं सर कोई भी जो आपका फेवरेट हो, या आप वो रूम चेंज करवाने वालों को अगर कुछ डेडिकेट करना चाहें। ठीक है, एक गाना ज़रूर मैं आप लोगों के समझ पेश करना चाहूँगा। किशोर साहब का ये है जी कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और बहुत बहुत सुंदर आपने बखूबी यहाँ पे गाया। जीना इसी का नाम है। और जीने की जब बात करें और लाइफ के अंदर खाने का पार्ट ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो खाने की अगर बात करें, आपको खाने में क्या पसंद है? खाने का सच बताऊं, मेरा खाने में ऐसा कुछ वो नहीं है, कुछ भी मिल जाए प्यार से। बस ये ज़रूर रहता है कि फैमिली के सारे मेंबर उस खाने को एक साथ एंजॉय करें, बस यही धारणा रहती है। इन शॉर्ट ये कहना चाहेंगे बीवी जो भी बना के दे दे अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं। जी आपने शौक की बात की, हॉबीज़ की बात की कि आदमी की लाइफ वही होती है जो अपनी हॉबीज़ को पूरा करे। ये तो हॉबीज़ है जो आप कैमरे के सामने बता पा रहे हैं कि आपको गुनगुनाना पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, आपको समाज सेवा करनी पसंद है, आपको राष्ट्र की बातें करनी पसंद है, और हमें समाज में बदलाव करने, बहुत अच्छी अच्छी बातें। लेकिन कोई आपका ऐसा शौक जो आपको लगता है कि काश अगर मैं सोशल लाइफ में ना होता तो मैं एंजॉय करता? सोशल लाइफ में नहीं, सोशल लाइफ में तो होना बहुत जरूरी। मैं तो नहीं, कुछ ऐसा शौक पर्दे के पीछे का शौक, कोई बाथरूम सिंगर होता है, कोई कुछ होता है, ऐसा कोई भी शौक आपका? नहीं सर, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ ऐसी कोई चीज़ मेरी छुपी हुई है। मैं जो भी रहता है मैं सामने आने की कोशिश बिल्कुल। वैभव जैन जी का कहना है कि खुली किताब है, लेकिन हम चाहेंगे खुली किताब होना चाहिए। पर्दे के पीछे कोई ना कोई शौक होता है, वो अलग बात है कि कैमरे के आगे ये बताना नहीं चाह रहे, पर्दे के पीछे का पर्दे को पीछे का ही रखना चाह रहे हैं। तो वैभव जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे यूथ को इंस्पायर करने के लिए। और वैभव जैन जी ने जो लाइफ के कुछ लम्हे यहाँ पे शेयर किए, उससे हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या सीख सकते हैं कि हमें अपने माँ बाप की डांट से डरना नहीं है, उससे प्यार करना है। हमें लाइफ के अंदर कभी भी एक पार्ट के ऊपर रुकना नहीं है, हमें लाइफ में निरंतर बढ़ते जाना है। और जब आपको बढ़ने का स्कोप मिले तो आपको किसी भी मौके को छोड़ना नहीं है, और अपनी हॉबीज़ को आप हमेशा पूरा करेंगे। और इसी तरह अनेक पर्सनैलिटीज़ के साथ हम रोज़ाना मिलते हैं, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।